तो महंगाई को लेकर लगातार सवाल यहां पर लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लगातार तेल के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट्स पर पड़ रहा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी पहुंचे, ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए। महंगाई ने अब आम जनता की कमर तोड़ दी है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और आज के अगर दामों की बात की जाए प्रति लीटर, तो आप इस समय मेरे साथ एलईडी स्क्रीन में देख सकते हैं कि 112 रुपये पॉइंट 69 पैसे जो है पेट्रोल के दाम है। इसके साथ ही डीजल के जो दाम है वो 101 रुपये पॉइंट 91 है। लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जो आम वर्ग है वो खासा परेशान है। कुछ गृहिणियां भी हमारे साथ है। मैडम, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही, गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही, कितना असर? सर असर तो पड़ रहा है। पूरी चीजें महंगी होगी तो आम मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के लिए तो प्रॉब्लम रहेगी ना सर। मतलब आमदनी इस कोविड के बाद क्या आमदनी घटी है? हाँ सर, आमदनी घटी है, बिल्कुल घटी है। क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट का चलता है तो हमारा स्कूल बंद है, उसका भी मतलब आमदनी भी घटी है। क्योंकि पहले जो सिलेंडर आपके घर में 1 महीने चलता था, अब उसके रेट 1000 रुपये हो चुके हैं। तो आपको क्या मैनेज करके चलना पड़ता है उसे? सर मैं कहाँ मैनेज हो पाता है सर, खर्चा तो उतना ही है, खर्चा बढ़ता जाएगा तो दिक्कत ही होगी ना। आम मिडिल इनकम ग्रुप को तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है सब चीज़ों की। आप भी बताएंगे, काफी पेट्रोल डीजल प्रतिदिन 110 रुपये 1 लीटर पेट्रोल है। दिन भर में 110 रुपये लगता है और अगर दिन भर में कभी कभी 2-2 दिन 3-3 लीटर पेट्रोल लग जाता है। और इतना महंगा, इतना अखराता है और इतनी हमारी अर्निंग ही नहीं है। पहले जैसे घर चलता था, कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, सब महंगा। रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे जिंदा है बस जी रहे हैं। बालाघाट में पेट्रोल डीजल और एक बार फिर से बढ़ गया है। यहाँ पर पेट्रोल की दर 115 रुपया 5 पैसा प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल की दर 104 रुपया 10 पैसा हो गई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तो ऐसा लगने लग गया है कि पेट्रोल का पीछा डीजल कर रहा है। जिस तरह से पेट्रोल की दर और डीजल की दर में महज 10 से 11 रुपया का अंतर है, तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल का पीछा डीजल कर रहा है और एक दूसरे के छूने के लिए होड़ लगा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की दर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के ऊपर भी प्रभावित कर रही है। उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पहले जिस दर में अपन पेट्रोल डीजल डलाते थे, वो कहीं ना कहीं अब महंगाई के मार में हमें प्रभावित कर रही है। और वे पेट्रोल और डीजल डलाने को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है और वे चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की दरें लगातार बढ़े। तो हमारे साथ यहाँ एक कस्टमर है, हम देखना चाहेंगे उपभोक्ता कि वो पेट्रोल डीजल को लेकर उनकी क्या राय है। जी, आप पेट्रोल डीजल भराने आए, किस तरह की राय? पेट्रोल डीजल के हर समय बढ़ती जा रहे हैं रेट, यानी कम से 4 महीना करीब से बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसके में 115 रुपये हो गया है पेट्रोल और डीजल हो गया 104 रुपये। हर समय ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है मंदी मजदूरी या बालाघाट जैसे भी आ रहे हैं अपने को, कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर भी आ रहे हैं तो सब 110-15 रुपये का रोज लग जाता है। काफ़ी दिक्कत है। हाँ, तो इसके कम रेट होने को होना डीजल पेट्रोल पर। आज हम छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले के मनेंद्रगढ़ के एक ऐसे अधिकारी की बात कर रहे हैं जो लगभग 1 महीने से बस स्टैंड में रहकर अपनी बेटी के साथ किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी 1 महीने तक बस स्टैंड में रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था। मामले की जानकारी का जब खुलासा हुआ, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिस हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो कृषि विस्तार विशेषज्ञ अधिकारी है और आज वो दर दर भटकने को यहाँ पर मजबूर नज़र आ रहा है। भूख से परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, एक बेटी साथ में थी, बुज़ुर्ग की हालत ऐसी थी और बीमारी से परेशान बुज़ुर्ग था। आप किस तरह से ये परेशानी आई है, आइए हम इस बुज़ुर्ग से ही जानते हैं। सर, आप कृषि विशेषज्ञ अधिकारी हैं और ऐसे में आप बस स्टैंड में रह रहे थे, क्या परेशानी आई थी और क्यों आप वहाँ तक पहुँचे? वो देखिए, ऐसा कि घर ढूंढ रहे थे, घर नहीं मिल पाया। छत वाला मिलता था तो सीढ़ी चढ़ नहीं पाते, नीचे घर नहीं मिल पाया, कमोड बिना लेटरिन नहीं जा पाते, इसलिए घर ही नहीं मिल पाया तो वहीं रहना पड़ गया। तो करीब 1 महीने तक आप बस स्टैंड में थे, भूख प्यास से परेशान, कैसे गुजारा कर पाते थे? अब वो देखिए, ऐसा था, पैसा भेजी थी वो श्रीमती जी निखिल जैन के खाते में, तो दिया था, अब खत्म हो गया। तो अभी कै दिन से पैसे खत्म हो गए? ये करीब 4 दिन हो रहा।
तो 4 दिनों से कैसे गुजारा कर रहे थे? बेटी भी साथ में थी? उधारी खा रहे थे। वो जो होटल है वहाँ मामा होटल, और वो एक जो नाश्ता के लिए वो नहीं है होटल, वहाँ सब दे देते थे। और कृषि विभाग के अधिकारियों ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उसके बाद आप बस स्टैंड में ही रह रहे थे। अभी करीबन 1 महीने से बस स्टैंड में रह रहे हैं, नोटिस जारी हुआ, क्या कारण था इस तरह के नोटिस जारी करने का? वही कि ऑफिस 1 घंटे भर जाते थे, बाकी घुटने में दर्द था चले आते थे, और यही कि फील्ड विजिट करो, उसकी रिपोर्ट ला के शाम दो। हमने कहा देखिए घुटने में दर्द है और IBS है हमको 16 साल की उम्र से। बिल्कुल भक्ति के शक्ति का दिन का शुभारंभ हो चुका है और नवदुर्गाओं का दिन चल रहा है। यहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं माडवे की माता पर, जो कि महाराज सिंधिया घराने की ये कुलदेवी हैं, कुलदेवी मैया हैं। जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं मैया की जो आस्था है, जो मैया की मूर्ति है वो काफ़ी सालों साल पुरानी है, 148 साल पुरानी यह मूर्ति है, जिसका स्थापना जो है महादेवराव सिंधिया परिवार के राजवंशों के द्वारा की गई थी। और माता की आस्था से ऐसी जुड़ी हुई बात की अगर बात करें तो जो भक्त हैं मैया जो है 3 रूपों में यहाँ विराजमान है, और लोगों की भक्ति और श्रद्धा का यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, और अपने साथ ही साथ मैया को मनाने का जो कार्य नौ दुर्गा के दिनों में 9 दिनों के दिन लगातार जारी रहता है। चाहे फूल पत्ती, नारियल, माला, प्रसादी, इस तरह की अन्य सामग्रियों को चढ़ाकर मैया को मनाने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ चुनरियाँ बांधकर अपनी मैया से अर्जी भी लगाते हैं कि मैया मेरी ये मनोकामना पूरी हो तो मैं फिर से आऊँगी, और अपना जो मनोकामना है उसे पूरी होने पर मेरी मन की इच्छा होगी मैं आपके चरणों में अपनी आस्था को समर्पण करूँगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पहला कदम बढ़ाते हुए अपने कैरियर को एक दिशा देते हुए यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग हजारों UPSC के अभ्यर्थियों ने यहाँ परीक्षा दी है। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ खत्म हो चुकी है प्रथम चरण की, द्वितीय चरण की शुरू होने वाली है। इसके जो प्रथम चरण में सामान्य अध्ययन की बात है और वहीं पे द्वितीय चरण में हिस्ट्री की बात आएगी। तो प्रथम चरण देकर निकले हम अभ्यर्थियों से बात करें किस तरह यहाँ पर UPSC की परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो हम यहाँ इस समय महंत कॉलेज में जहाँ पर लगभग 400 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। तो हम जानना चाहेंगे बेटे, जैसे कि आज यहाँ पे UPSC की प्रारंभिक परीक्षा किस तरह से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान किया? जी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेपर मुझे इजी तो मॉडरेट लगा, ना बहुत ज़्यादा कठिन ना बहुत ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, अगर लोगों ने बेसिक अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो मोस्टली लोगों ने सॉल्व किया होगा पेपर अच्छे से। पर ऐसा तो नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, बाकी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपका एम क्या है? सर मेरा एम यही है कि बस इसके ज़रिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करूं और अपने लक्ष्य प्राप्ति करके मैं अपने देश को सर्व करूं। किसी भी कहीं भी अगर मुझे किसी प्रकार से मौका मिला तो मैं प्रशासनिक सेवा में आकर अपने देश की सेवा कर सकूँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो आना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड जिस भी कॉलोनी को विकसित करता है वह क्षेत्र तेजी से विकसित होता है, लेकिन कॉलोनी विकसित के साथ ही यहाँ पर और मूलभूत सुविधाएं की बात आती है तो यहाँ पर दुकानें भी बनाई जाती है। लेकिन वर्षों से कई कॉलोनियों में दुकानें और मार्केट बनाने के बावजूद सैकड़ों दुकानें हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी हुई है। वहीं कॉलोनियों में भी जो लोग हैं वो अपने घर में तोड़ फोड़ करके दुकानें बना रहे हैं,
जिससे यह मार्केट की दुकानें नहीं बिक पा रही। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने दुकान विक्रय हेतु बोर्ड लगाया हुआ है, जानकारी के लिए फोन नंबर दिए हुए हैं। पूरी दुकानों के शटर आप देख सकते हैं बंद है, ये रिक्त दुकानें हैं, ये रिक्त दुकानें हैं, सारी दुकानें रिक्त पड़ी हुई है जिन्हें बेचने की कवायद हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। और इसके लिए न केवल 5%, 10% और 35% तक यहाँ पर अब छूट देने की बात भी आ रही है। इसके बावजूद ये दुकानें बिक नहीं पा रही है। हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से व्यावसायिक संपत्ति को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह ये सड्डू का संभाग क्रमांक 2 है, जहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे दीनदयाल आवास योजना के तहत। सेक्टर 5 में, सेक्टर 7 में, सेक्टर 8 में और सेक्टर 8 में 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर प्रथम तल से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके प्रथम तल, द्वितीय तल तक की सभी दुकानें लगभग खाली पड़ी हुई है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि शहर और गांव में जो भी खुले कुएं पड़े हैं उनको पाट दिया जाए, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्र में हमने जाकर देखा, हमारी टीम ने, आज भी ये मौत के कुएं मौजूद हैं जिनको प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, खुले पड़े हुए हैं। कई जानवर इनमें गिरते हैं, कोई भी जनहानि इनमें हो सकती है। कई सालों पुराना ये प्राचीन कुआं है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर यहाँ मोहल्ला वालों ने सामान रख दिया, खुला पड़ा हुआ है ये कुआं, इसमें कोई भी जनहानि हो सकती है। जानवर इसमें, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा इसमें बताएं, कुएं को खुला पड़ा हुआ है। लगातार यहाँ के मोहल्ले वालों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई इस और प्रशासन ने की। मोहल्ले के कुछ लोग इस पर सामान रखे हुए हैं। ये कितना पुराना कुआं है? कम से कम 55 से 60 साल पुराना। उसमें सन लली खुला पड़ा है, कोई स्थिति बनती होगी ऐसे कोई गिर जाए तो? हाँ, जानवर वगैरह 1-2 बार गिर चुके हैं। शिकायत की कहीं आपने? नगर पालिका के भी कर्मचारी लिख कर ले गए कई बार जी, मगर उन्होंने अपनी खाना पूर्ति कर ली है। मोहल्ले में बिल्कुल छोटी सकरी गली है, बच्चे भी खेलते होंगे, इसमें खुला पड़ा है कुएं तो नुकसान है सर। इससे क्या है, बदबू वगैरह भी आती है, गंदगी है, और इसमें 1-2 बार कई जानवर भी गिर चुके हैं, तो परेशानी हम लोगों के लिए। कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। नगर पालिका में कंप्लेंट भी दी है इसकी, लेकिन आते हैं जाते हैं, बस कोई काम नहीं होता इसका। लाल पठार में जो कुआं हादसा हुआ था, 12 लोगों की मौत हुई थी, उसमें कई लोग घायल हुए थे, इसके बावजूद प्रशासन चेता नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है, लेकिन WHO ने शंका जाहिर की है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। हम रायसेन के में मौजूद मुख्य बाजार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी आपकी नज़र जाएगी, वहाँ आपको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते लोग नहीं दिखेंगे। जहाँ भी, या हम रायसेन के मुख्य बाजार गंज बाजार में मौजूद हैं, आप प्रत्येक दुकान पर आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी आप वहाँ देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन किए हुए बाजार में घूम रहा है। वहीं अगर वैक्सीनेशन को की बात की जाती है तो लोग जो वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर भी लोग अब जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ अगर पूरे ज़िले की बात करते हैं तो तकरीबन 11.5 लाख लोगों ने यहाँ पर कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन कराया है। अगर पहले डोज की बात करते हैं तो करीब 9.25 लाख लोगों ने ये वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है। लेकिन अगर सेकंड डोज की बात करते हैं तो महज 3.25 लाख लोगों ने सेकंड डोज भी लिया है। वहीं 1,34,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पहला डोज तो लगाया था, लेकिन सेकंड डोज का समय आने के बाद भी कोरोना की वैक्सीन को अभी तक नहीं लगवाया है। बीते दिनों से कोयले के संकट से लगातार जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बात करूं तो मैं मुख्यालय इस समय मैं 30 किलोमीटर दूरी पे मौजूद हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे खदानें हैं। यहाँ पे जो शहडोल जिले में है 1 दर्जन से ज़्यादा खदानें हैं जो संचालित हो रही हैं और लगातार यहाँ कोयले का उत्पादन होता है और दूसरे बिजली प्लांटों में उद्योगों में भेजा जाता है। लेकिन पीछे कई दिनों से यहाँ पे जो समस्या देखी जा रही है कि उत्पादनों में लगातार कमी निरंतर जारी है। इस तरह से अगर निरंतर लगातार कमी दिखती रही कोयले उत्पादन में तो पूरे देश में बिजली का संकट गहरा सकता है, कई उद्योग प्रभावित हो सकते हैं और महंगाई की मार फिर से लोगों को झेलनी पड़ सकती है। कोयले के उत्पादन की बात करें तो शहडोल जिले में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कोयले खदानें हैं जिनमें लाखों टन कोयला यहाँ से उत्पादन होता है और यहाँ से निकलने वाला कोयला पावर प्लांट के साथ साथ विभिन्न उद्योगों में क्रय कर लिया जाता है। हालांकि कोयला उत्पादन को लेकर सरकारें लगातार प्रयास कर रही कि इसे कैसे इससे निपटा जाए और लगातार सरकारें हैं अपनी दलीलें भी दे रही कि जो यहाँ पे इस वर्ष भारी बारिश हुई थे उसके कारण कहीं ना कहीं खदानों पानी भर गया है, उसके कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर इसे
अगर तरीके से नहीं निपटा गया कोयले के उत्पादन को लेकर, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में भारी बिजली की समस्या पूरे देश को सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में त्यौहार भी है और त्यौहार लोग अंधेरे में गुजारना पड़ सकता है। हालांकि कोयले के उत्पादन में कमी, प्लांट में जो कोयला कम पहुंच रहे हैं, उसके कारण कहीं न कहीं कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या लगातार बनी हुई है। और देश के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराने लगा है। इस बिजली संकट के गहराने का सबसे पहला कारण है कोयले की आपूर्ति न हो पाना। हम आज खड़े हैं सिंगरौली की NCL खदान, ये कही जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी या मिनी रत्न कंपनी के नाम से जानी जाती है। और इस कोयला खदान से कई जगहों पर पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह रहा कोयले की आपूर्ति में कि कोरोना काल के पीक के दौरान कोयला खदानों के द्वारा प्री मानसून की तैयारी नहीं की गई। कोयला खदानों में पानी निकासी की मशीनें, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण भारी बरसात होने की वजह से इनका उत्पादन भी प्रभावित रहा। दूसरी ओर यदि हम बात करें कि NCL के द्वारा जो पावर प्लांट है उनको कोयला जो दिया जाता है, उसकी मांग पावर प्लांटों के द्वारा समय रहते नहीं की गई। पावर प्लांटों के द्वारा माह अप्रैल और मई में जो आपूर्ति थी, आपूर्ति के बदले अब सितंबर माह में वो आपूर्ति बढ़ी है और उस आपूर्ति के हिसाब से बिजली की मांग, कोयले की आपूर्ति पावर प्लांटों को नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा भले ही 100% वैक्सीनेशन की हो, लेकिन उनके प्रशासनिक जो अमले हैं उनकी लाल फीताशाही और नादरशाही की वजह से 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसमें काफ़ी हद तक लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं और वो लोग घरों से निकलकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को 100% वैक्सीनेशन में सफलता नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश सहित पूरे छिंदवाड़ा के अंदर भी कोरोना का ग्राफ लगातार थमा हुआ है। कोरोना संक्रमितों के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोरोना के विरुद्ध जो वैक्सीन की बात है उसके प्रति भी लोगों के अंदर रुझान दिखा, उत्साह दिखा। प्रथम डोज की बात करें तो छिंदवाड़ा में अब तक 15,64,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम डोज कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का लगवा लिया है। सेकेंड डोज की बात करें तो 4,02,111 ऐसे लोग हैं जिनने सेकेंड डोज वैक्सीन का लगवा लिया है। लेकिन सेकेंड डोज के प्रति लोगों के अंदर रुझान और उत्साह कुछ कम दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं डरने वाली बात है, क्योंकि अगर कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होना है तो दोनों वैक्सीन कोरोना की लगवानी है। वहीं अगर लापरवाही की बात करें तो अब कहीं ना कहीं लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ लोग जो है चेहरों पे कहीं ना कहीं लोगों के मास्क अब नहीं दिखता है। पहले लोग मास्क भी लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे, लेकिन अब मास्क जो है कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों से नदारद होता जा रहा है, जो एक खतरे का सबब बनेगा। संभावित जो तीसरी लहर की बात लगातार होती है वो कहीं ना कहीं उसको आमंत्रण लोग अब देने लगे हैं। यहाँ पर एक शख्स जो है वो मौजूद हैं, ये हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका संचालन भी करते हैं, इसे जानता हूँ। देखिए लगातार लोगों के अंदर जो है अब लापरवाही आ रही है। सेकेंड डोज के प्रति भी लोगों के अंदर रुझान कम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे छिंदवाड़ा में बढ़ रहा था उस समय लोगों में एक डर था, तो डर के कारण लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज तो बहुत उत्साहपूर्वक लगवाया। बट लोगों को ये भी होना चाहिए कि हमें और आगे बचना है तो उसका सेकेंड डोज लगवाना अति आवश्यक है। विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत हुआ शिविर का आयोजन। लंबे समय से वन अधिकार पट्टों की मांग कर रहे थे ग्रामीण, जिसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार सोनी जी यहां पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या जानी, जिसमें ग्रामीणों ने उनकी मुख्य समस्या वन अधिकार पट्टों की बताई। जिसके बाद आज 26 लोगों को यहां पर पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वन अधिकार पट्टे जो है वो यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जवानी कोर्ट के न्यायाधीश है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह की ग्रामीणों की समस्या थी और आज निराकरण हुआ है। मैडम, ग्रामीणों को किस तरह की समस्याएं थी और आज निराकरण हुआ है? ग्रामीणों की बहुत सारी समस्या थी, जल की समस्या, सड़क की समस्याएं जो आज रखी गई है। शासन के संबंधित अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद है, उन्हें अवगत कराया गया है और उन्होंने शीघ्र उसको निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वन अधिकार पट्टों की समस्या कितने समय से चली आ रही थी और कितने दिन में इसका निराकरण? वन अधिकार पट्टे की समस्या अभी हमें 7 तारीख को मालूम पड़ी, काफ़ी समय से चल रही थी। 79 पट्टे जो थे उनका कुछ अधिकार काफ़ी समय से रुका हुआ था, उसमें से आज 26 को देने और बाकी मंजूर हो गए हैं कुल 79 भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर लंबे समय से समस्या चल रही थी जिसका निराकरण 2 दिन के अंदर ही किया गया और 26 लोगों को ये वन अधिकार पट्टे मिले हैं।
दिव्यांगता को अभिशाप समझने वालों को एक बार महासमुंद जिले के बागबारा विकास खंड के ये कर्मा पटपट गांव में आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्चून उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जहाँ पे एक ऐसे मैं दिव्यांग से आपको मिलवाऊंगा जो 100% नेत्रहीन होने के बावजूद भी खेल कूद में आज सबसे आगे हैं और ये 2012 से लेकर आज तक ये राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये भाग ले चुकी हैं। ये 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक, कांस्य पदक प्राप्त किया है और आज इनका सिलेक्शन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा खेल विभाग के द्वारा शहीद पंकज विक्रम खेल सम्मान के लिए चयनित किया गया है। आपने देखा, संस्थापक ने आपको बताया कि ये जो ऐसी प्रतिभाएं छुपी हैं उनको उभार कर सामने लाने का एक ये प्रयास कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। तो इसी के साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।